Dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। तो बच्चों आज हम लेंसेज को ही आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अब पूरा चैप्टर सिर्फ लेंसेज पर बेस्ड रहेगा और लेंसेज के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको लेंस फॉर्मूला ड्राइव कराया था बच्चों, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने ट्राई किए थे और एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दिया था जिसका वंशिका, भव्या और एक बच्चे ने और वंदना ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। और कुछ बच्चे भी कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में पार्टिसिपेट नहीं करें, मे भी शायद उनके एग्जाम चल रहे स्कूल में। बट हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स क्वेश्चन करते हो तो मैं हर एक क्वेश्चन को आंसर को पढ़ता हूँ और मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट ये बच्चा चैनल से जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करो कि आप पार्टिसिपेट कर सको हर एक क्वेश्चन में और हर एक वीडियो को ध्यान से देखो। तो आज भी बच्चों एक हम जो लेक्चर बनाएंगे ये बनाएंगे लेंसेज के ऊपर ही, कि जब हम लेंसेज को कॉन्टेक्ट में लेकर आते हैं और रे को पास करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस किस तरह से बिहेव करता है सिस्टम। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक हेडिंग दे सकते हो। हम समझेंगे व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या है? देखो, पावर को अगर मुझे समझना है तो मैं ये बोल सकता हूं, इट इज एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी ऑफ a lens. It is ability of a lens to converge or diverge light rays। ठीक है, ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था। मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो एक कन्वेक्स लेंस है बच्चों, जैसे इस पर लाइट रेस गिर रही है, ये लाइट रेस को अगर यहां पर कन्वर्ज कर देगा तो मैं बोलूंगा इसने बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज कर दिया। लाइट आई और एकदम यहीं पे कन्वर्ज कर दिया। अब आपको पता है कि जहां पर पैरेलल लाइट रेस कन्वर्ज हो जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोलता हूं क्या? सेकंड फोकस, F2, फोकल लेंथ भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लो एक और लेंस है जो कि कन्वेक्स ही है और वो लाइट रे को कि यहां पर जाकर कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे दूर जाकर, कहीं दूर जाकर कन्वर्ज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई इसका जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इट्स F2। तो मेरे लिए ना जो ज्यादा पावर होगी, यानी कि कौन ज्यादा लेंस पावरफुल है, मैं बोलूंगा अगर ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है, मैं बोलूंगा इस एग्जाम्पल से कि L1 इज पावरफुल। L1 को मैं पावरफुल इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं कि जमीन पे मारूंगा और क्या ये पत्थर तोड़ देगा, ऐसे पावरफुल नहीं। इसकी प्रॉपर्टी देखो, लाइट रे को स्ट्रांगली कौन कन्वर्ज कर रहा है? ये लाइट रे को जाने नहीं दे रहा दूर, यहीं पे कन्वर्ज कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि L1 इज पावरफुल क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस, वो ज्यादा है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है। यही बात मैं एक कनकेव लेंस के लिए भी बोल सकता हूं। तो कनकेव लेंस के लिए भी देख लो बच्चों एक बार। अगर कनकेव लेंस की बात करें बेटा, देखो अगर मान लो कनकेव लेंस पर कोई लाइट रे गिर रही है कुछ ऐसे, तो ये या तो ऐसे डाइवर्ज करेगा इसको अगर मैं बैक एक्सटेंड करूं यहां पर, दिस विल बी F2। मैं बोल रहा हूं ये भाई ये फोकल लेंथ होगी इसकी एक तरह से, ऑप्टिकल सेंटर। या तो ये ऐसे इस तरह से डाइवर्ज कर रहे हैं। अब इस एंगल से मैं बता सकता हूं कि भाई हाँ यार, ये एंगल अगर छोटा बन रहा है तो कुछ मान लेते हैं ये थीटा एंगल बन रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। अब यही बात मैं ले रहा हूं एक दूसरे कनकेव लेंस के लिए। ये भी लाइट को क्या करता है, कुछ ऐसे ऐसे, ये शायद यहीं पे इसको देखो इस तरह से। इसके लिए एंगल थोड़ा सा बड़ा है ना, इसके लिए एंगल थोड़ा सा बड़ा है। या तो आप इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, या ये देख लो कि बढ़िया डाइवर्ज कौन कर रहा है। इसके लिए फोकल लेंथ मान लो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगी, शायद सिर्फ 5 सेंटीमीटर। तो ज्यादा कौन फैला पा रहा है ये, तो मैं बोलूंगा यहां पर L1 और L2 में से L2 बढ़िया है, L2 इज पावरफुल। क्यों? क्योंकि इसका बेटा एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो बहुत ज्यादा है।
एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, ज़्यादा। तो मैंने इस बेसिस पर जज किया कि एक्चुअल में फोकल लेंथ क्या है। जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा। यानी कि फोकल लेंथ एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों लेंसेज का पावर मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है। तो इसलिए अगर मुझे डिफाइन करना है पावर को तो मैं बोल सकता हूं, डेफिनेशन तो ये है, लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली अगर फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा जो बनाया था मैंने अभी। अगर मैं फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं पावर को ये भी बोल देता हूं, पावर इज व्हाट, 1 में फोकल लेंथ। बट ये फोकल लेंथ आपने किस में लेनी है बच्चों, मीटर में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आप चाहो, पावर इज इक्वल टू 100 में एफ। तो फोकल लेंथ को आप किस में ले सकते हो, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दिस विल बी पावर ऑफ लेंस। कुछ खास बात, हाँ, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या लिख सकते हो आप, डायोप्टर, कैपिटल डी, या इसको आप मीटर इनवर्स भी बोल दोगे तब भी गलत नहीं होगा, पर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट डायोप्टर है। अच्छा चलो कुछ और बात समझते हैं, कुछ की पॉइंट बनाते हैं, कुछ की पॉइंट बनाते हैं। इफ पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, अगर किसी भी लेंस की पावर पॉजिटिव है, जैसे कि कभी आप अगर स्पेक्स बनवाने जाओ या आइस चेकअप कराने जाओ, अगर आपका कोई आँख का नंबर होता है कि लाइक आप पास का नहीं देख पा रहे, दूर का नहीं देख पा रहे, तो देखना यार वहां पर ना जो डॉक्टर नंबर लिखता है पर्ची पर, कई बार वो लिखता है +1.75, कई बार लिखता है -2.5 या 2.75। वो प्लस माइनस का चक्कर ये होता है एक्चुअल में। अगर पावर ऑफ लेंस आपकी पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा है बेटा, कन्वेक्स, या नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग। ठीक है, पॉजिटिव नेचर लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। अगर मैं पॉजिटिव इमेज का लीडर हूं तो मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा, कन्वर्ज करूंगा, ऐसे याद रखना। ठीक है, जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो सबको साथ लेकर चलते हैं, साथ लेने का मतलब है कन्वर्ज करना। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस, इसका रीजन भी है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखो मैं लिखता हूं पावर इज इक्वल टू 1/f, और f आपको पता है कि पॉजिटिव होता है किसके लिए बेटा, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, है ना। जो सेकंड फोकस हम लेते हैं राइट साइड पे लेते हैं, जिधर की तरफ रेस जा रही है, तो फोकल लेंथ वैसे भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा होगा बेटा, कन्वेक्स, नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, इसी तरह से ही ये कहानी अगर मैं लिखूं, अगर पावर ऑफ लेंस, इसमें देखो चेंज कर देता हूं, अगर पावर ऑफ लेंस यहां पर नेगेटिव आ जाता तो लेंस कौन सा होता, तो लेंस होता कनकेव। नेचर क्या होता, नेचर डाइवर्जिंग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 1/f, और फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, किसके लिए, कनकेव के लिए। क्लियर है, तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यार, सिंपल सिंपल से पावर पे, फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन बढ़ाता हूँ। हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, बट पता होना चाहिए चीजें। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। अब समझो जरा, अगर मैं आपको ये बोलूं, इफ अ लेंस कैन कन्वर्ज लाइट रेज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, what will be its power। तो यार पहली बात तो ये समझना है कि लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेटली फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। और ऐसा बोला है कि लाइट रेस को 50 सेंटीमीटर दूर कन्वर्ज कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो बाय डिफॉल्ट मुझे पता है यार कि एफ की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, 50 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। तो पावर क्या होगी बेटा, 100 डिवाइड बाई 50। अब 100/50 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, 1/f, अगर आप मीटर में ले रहे हो। हाँ, अगर आप सेंटीमीटर में लोगे तो आप 100/f करोगे, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या जा रहा है, लिख लो। तो पावर कितनी आएगी बेटा, पावर आएगी +2 डायोप्टर, यानी कि लेंस का नेचर क्या हुआ, कन्वर्जिंग हुआ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, कहानी में ट्विस्ट लेकर आता हूँ, थोड़ा सा कुछ बातें बताता हूँ आपको। देखो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था कभी, कि अगर आप
हालांकि इस बात का ना प्रूफ भी आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस और रिफ्रैक्शंस वगैरह, तो वहाँ पर या लेंस मेकर फॉर्मूला जब मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ बताऊंगा। अगर मान लो कि एयर में, इसको भी आप की पॉइंट में डाल देना यार, इसको भी आप की पॉइंट में डाल देना कि अगर मान लो एयर में किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है अगर वो f1 है, इसको मैंने पानी में डिप कर दिया, इसको मैंने वाटर में डाल दिया, इसी लेंस को मैंने बेटा वाटर में डाल दिया, सेम लेंस को, और सेम तरह से लाइट रेज को गिराया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर इसकी फोकल लेंथ है f2 वाटर के अंदर, तो विच इज इट ट्रू, f1 इज इक्वल टू f2, f1 ग्रेटर देन f2, f1 लेस देन f2, या f1 इज नॉट इक्वल टू f2 बिकॉज f2 बिकम्स इंफिनिटी। इनमें से कौन सी बात ट्रू है बताओ। तो आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं कि अगर आप एयर में किसी लेंस को रख रहे हो, हालांकि इस बात का ना प्रूफ है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं इस बात का प्रूफ है, इस बात का प्रूफ मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा जब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि लेंस को बनाया कैसे जाता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मुझे कैसे किसी भी डिजायर्ड फोकल लेंथ का, अगर मेरे माइंड में आ रहा है कि यार मुझे ना एक ऐसा कन्वेक्स लेंस बनाना है जिसकी फोकल लेंथ सिर्फ 20 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्लियर है, वो वहां पर मैं सारा कंसेप्ट सिखाऊंगा। लेकिन हाँ अभी कई मैं इसको भूल ना जाऊं अगले लेक्चर में, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, इसको आप ऐसे समझो कि अगर एयर में फोकल लेंथ f1 है या एयर में लाइट रेज यहीं पे कन्वर्ज हो रही है, तो डेफिनेटली जब डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम में जो इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी, ये रेज को थोड़ा सा दूर कन्वर्ज करेगा, जाकर रेज को हमेशा दूर कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये है कि f2 की वैल्यू हमेशा जो होगी f1 से ज्यादा होगी। और साथ में मैं ये भी लिख सकता था यहां पर कि जो पावर है, पावर जो वाटर के अंदर है वो क्या हो जाएगी, कम, तो P2 विल बी लेस देन P1। आप इस बात को भी लिख लो, इस बात का मैं प्रूफ, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर कराऊंगा, ठीक है। अगला लेक्चर लेंस मेकर जैसे होगा तो मैं आपको ये बातें समझाऊंगा कि पानी में डालने पर क्या इफेक्ट होता है, सब कुछ, ठीक है। तो जब भी आप किसी कन्वर्जिंग लेंस को वाटर में डिप करते हो या कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम में रखते हो, तो हमेशा जो लाइट रेज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, एक और कंडीशन बनाते हैं, वन मोर कंडीशन, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बिकम्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब अगर मैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng, और इसको मैं एक ऐसे मीडियम में डाल रहा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी लेंस के इक्वल है, तो क्या होगा, देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Ng और जिस मीडियम में रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Nm। अगर दोनों आपस में इक्वल है तो लाइट रेज बेटा ऐसे आएगी और ऐसे कैसे निकल जाएगी, क्योंकि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं है तो लाइट विल नॉट बेंड। जैसे कि एयर है, एयर में लाइट सीधी सीधी चलती रहेगी, अब लाइट के लिए ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो लाइट हमेशा सीधी जाएगी, लाइट विल नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज, लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाइट विल नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज। और ऐसी कंडीशन में जो पावर होगी बेटा, पावर क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई, लाइट की पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, इन्फिनिटी, तो पावर क्या हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी। तो ऐसी कंडीशन में बेटा पावर क्या हो जाती है किसी भी लेंस की, 0, ठीक है। तो ये सारी बातें ना एक जगह लिख लेना की पॉइंट्स में। मैं अगेन एक ही बात बार बार रिपीट करूंगा कि करनाल में जिस भी शहर में आप हो, इनफैक्ट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर आप सीबीएसई के लिए लेक्चर्स देख रहे हो तो सीबीएसई के लिए जो नोट्स बनेंगे आपके वो बेस्ट नोट्स होंगे, एक एक चीज उसमें लिखवाई जाएगी। ये की पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको कभी ऑप्टिक्स में नंबर नहीं कटवाने तो की पॉइंट्स को बार बार पढ़ना, क्योंकि नंबर यहीं से कटेंगे आपके। डेरिवेशन हर कोई बच्चा पढ़कर जाता है, न्यूमेरिकल भी इवन तक कि बच्चा क्रैक कर लेता है, बच्चा फंसता है या मरता है तो 1 नंबर के क्वेश्चन में मरता है, बता रहा हूँ, ठीक है, फिजिक्स के सब्जेक्ट में, क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आती कई बार, ठीक है बच्चों। तो ऐसे जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी। अब एक छोटा सा केस और बता देता हूं, हमने ये तो पढ़ लिया यार कि भाई हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ये एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहीं ना कहीं ग्रेटर था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से या वाटर से, ग्रेटर वाली कंडीशन पढ़ ली।
फिर हमने इक्वल वाली कंडीशन पढ़ ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बिकम इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैंने ना लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखा जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस से ज्यादा है, ये बातें प्रूफ भी होगी, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, लेकिन मैं पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसकी पावर अभी क्या है, पॉजिटिव नेचर की है क्योंकि कन्वर्ज करता है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया, इस बार हमने इसको ऐसे लिक्विड में डाल दिया कि कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड या मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब अगर ये कन्वर्जिंग नेचर का था, अगर ये कन्वर्जिंग नेचर का था तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये डाइवर्जिंग नेचर का बिहेव करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या कभी कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग नेचर का बिहेव कर सकता है? इसको लिख लेना क्वेश्चन को भी, की पॉइंट्स में जैसे मर्जी ऐड कर लेना। कैन अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस? Can a converging lens behave like a diverging lens? Yes, definitely it can behave like a diverging lens if you put a lens in a medium having greater refractive index than lens, right? तो पावर पॉजिटिव थी एयर में, लेकिन जैसे इस मीडियम में जाएगी तो पावर भी क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें जो मैं बता रहा हूं ये की पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों का प्रूफ हम करेंगे अगले लेक्चर में, जब मैं लेंस मेजर करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो बच्चों। तो पावर का कंसेप्ट आई होप आपको समझ आया होगा। पावर डायरेक्टली रिलेटेड टू कितना ज्यादा स्ट्रांगली कन्वर्ज हो रहा है लाइट रेज या डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि लेंसेज को अगर मैं कॉन्टेक्ट में रखूं तो फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हमने क्या किया, दो थिन लेंसेज, थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल, हमने दो थिन लेंसेज को आपस में कॉन्टेक्ट में रखा, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में ये सिस्टम किस तरह का बिहेव करेगा। ठीक है, तो आप एक हेडिंग दे सकते हो, लेंस कॉम्बिनेशन बट इन कॉन्टेक्ट, लेंसेज अभी कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, मान लो कि कहीं से भी, दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑन फोकस, अगर पॉइंट ऑन फोकस होता तो लाइट हमेशा सीधी जाती है ऐसे पैरेलल, तो मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, मैं नहीं जानता ये पॉइंट क्या है, बट हाँ डेफिनेटली फोकस तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइट रे ऐसे गिरी, जब लाइट रे ऐसे गिरेगी, इस लेंस का यानी कि L1 लेंस का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग, तो ये क्या चाहेगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कुछ ऐसा चाहेगा कि ये लाइट रे को कहीं यहां पर कन्वर्ज कर दे, कहीं यहां पर कन्वर्ज कर दे। मैं बोल देता हूं कि भाई ये जो है ये तो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये लाइट को यहां पर कन्वर्ज करना चाह रहा था, अगर ये अकेला होता तो लाइट को यहां पर कन्वर्ज करता। तो मैं बोल देता हूं कि भाई ये जो हो गया ना, ये हो गया आपका V डैश। फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज बनेगी वो यहां पर बन रही है, फर्स्ट लेंस की इमेज। ठीक है, इसको बोल देता हूं मैं I डैश, फर्स्ट लेंस की इमेज। बट जैसे ही इसने लाइट को कन्वर्ज करना चाहा, फिर कौन सा लेंस आ गया बीच में, L2। अब L2 को क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है बेटा, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर पड़ा है, इस जगह पर, रेस कहीं यहां से आ रही है ऐसे, इसको लगेगा L2 को कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, बट यहां तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, इसकी लाइन में ये, यानी कि ये जो I डैश है, I डैश क्या एक बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, इट विल बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट विल बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2। और L2 क्या करेगा, इस ही लाइट रे को यहीं पे कहीं कन्वर्ज कर देगा, कुछ ऐसे यहां पर। ठीक है, और फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों, यहां पर, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं यहां से, इस लेंस से V2 लिख लेता हूं इसको। ठीक है, तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर फाइनल इमेज। क्या ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है? सोचे, जब एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस था तो लाइट कहां पर कन्वर्ज हो रही थी, थोड़ी दूर, लेकिन जब एक और लेंस लगाए जो कि कन्वर्जिंग नेचर का ही है, तो लाइट का दूर कन्वर्ज होगी कि पास, बिल्कुल पास आ जाएगी, क्योंकि आपने इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी को बढ़ा दिया। अरे यार सपोज करो आपके पास एक इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो क्वेश्चन सोल्व करेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं या दो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा उनका माइंड शार्प है, तो वो ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, राइट, उनकी पावर ज्यादा होगी। ऐसे लेंस की बात है, ये रेस को पहले यहां कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन एक और लेंस एडिशन में लगा दिया तो इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे की बात है, अगर मैं इसको सिर्फ एक लेंस कंसीडर करता तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनता। देखो, अगर मैं इसको एक लेंस कंसीडर कर लूं कि भाई ये एक लेंस है, यानी कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहां पर कोई इमेज बन रही है भाई,
फाइनल इमेज देखो, ये फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फाइनल इमेज डिस्टेंस v, ठीक है, यहां पर कई इमेज बन रही है, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालता हूं। अच्छा, इस लेंस के लिए अगर मैं फोकल लेंथ निकालता, मैं बोलता कि भाई वो क्या होती है एफ इक्विवेलेंट, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1/fe इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? इस पर्टिकुलर मतलब मैं इन दो लेंसेज को अगर एक लेंस समझ लूं यहां पर, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि मान लो ऑब्जेक्ट पड़ा था ए पर और फाइनल इमेज कहां पर बन गई बी पर, तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा था ए पर जी, फाइनल इमेज कहां बन गई बी पर। मैंने इसको ऐसे थोड़ा शॉर्ट करके दिखा दिया, जैसे कि हम रेजिस्टेंस होते थे ना एक वायर पे दो रेजिस्टेंस, उसको शॉर्ट करके एक रेजिस्टेंस दिखा देते थे, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एफ इक्विवेलेंट कि भाई नेट फोकल लेंथ क्या है। अगर मैं देखूं यहां पर तो मैं लिख रहा हूं फोर लेंस L1, L1 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सीधी सीधी बात लिखूं तो यार 1 बाय इमेज डिस्टेंस क्या है v डैश, तो लिख रहा हूं 1 बाय v डैश इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ही है 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय में f1। मान लेते हैं कि जो लेंस 1 है उसकी फोकल लेंथ क्या बेटा f1 है, तो इसको मैं लिख रहा हूं पहली इक्वेशन। अगर मैं लेंस 2 की बात करूं, फोर लेंस L2, L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, L2 के लिए ऑब्जेक्ट बेटा ये है, मैंने बताया था ना कि I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस L2, क्योंकि इस लेंस पर इसको लगेगा कि रेस यहां से कहीं आ रही है, बट एक्चुअल में ये सोचेगा कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पर, राइट। तो मैं लिख दूंगा 1 बाय, अच्छा इमेज कहां पर बन रही है इसकी फाइनल इमेज, ये तो 1 बाय v, इसके लिए तो 1 बाय v लिखा जाएगा ना इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखा जाएगा v डैश, तो माइनस 1 बाय v डैश इक्वल्स टू 1 बाय में f2। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो मुझे क्या समझ आ रहा है बेटा, ऐड करने पर मिल रहा है 1 बाय में v डैश माइनस 1 बाय में u प्लस 1 बाय में v माइनस 1 बाय में v डैश इक्वल्स टू 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। अगर आप इसको ऐड कर रहे हो तो आपको यहां पर ये समझ आ रहा है कि बेटा ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है, और भाई साहब ये कुछ ऐसा बन गया, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, कि जो 1 बाय f1 है प्लस 1 बाय जो f2 है वो किसके इक्वल आ रहा है 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो फाइनल इमेज है। इस बात को मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूं, और इस बात को जो यहां लिखी हुई इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी आप दो लेंसेज को आपस में कॉन्टेक्ट में प्लेस करते हो तो जो फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन आता है बच्चों 1 बाय एफ इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2। जैसे कि आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐड करते हो वैसे ही फोकल लेंथ आप ऐड कर सकते हो 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। तो इसको प्लीज एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आगे और बातें बताता हूं। आई होप आपको छोटी सी बात समझ आ गई होगी। आज से 2 साल पहले एक बार क्वेश्चन आया था इस पर 3 नंबर का, जिसमें आपको क्या ये सब चीजें बतानी थी, ठीक है। मैं इसके केसेस बताता हूं आपको, और इसको जल्दी से प्लीज लिख लीजिए बच्चों। तो बच्चों जो मेरा फाइनल रिजल्ट है मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं इफ n lenses are in contact। अगर n lenses कॉन्टेक्ट में होंगे तो क्या लिखा जाएगा 1 बाय में f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 प्लस 1 बाय में f3 अप टू 1 बाय में fn। तो मैं इस बात को ये लिख सकता हूं, ठीक है, इस बात को मैं ये लिख सकता हूं। क्या इस बात को ये भी लिखा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ n लेंसेज, मुझे पावर भी तो देगा ना, इक्विवेलेंट पावर कितनी आ जाएगी 1 बाय f1 इज इक्वल टू पावर p1, 1 बाय f2 इज इक्वल टू पावर p2, 1 बाय f3 इज इक्वल टू पावर p3 एंड अप टू pn। तो पावर को ऐसे लिखा जाता है। और एक बात बोल लो, अगर आप मैग्निफिकेशन लिखना चाहते हो तो मैग्निफिकेशन भी बताया, तो इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन क्या होगी m1 इंटू m2 इंटू m3 अप टू mn। देखो यार हमारा मेन पर्पस क्या है, लेंसेज को कॉन्टेक्ट में लाने का। मैं ये चाहता हूं कि उसकी एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ जाए, तो वो बढ़ रही है, और मैं ये भी चाहूंगा कि जो इमेज है वो शार्प हो और ज्यादा मैग्नीफाइड हो जाए। मैं आपको जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 कन्वेक्स लेंसेज से मिलकर बना है, और मेरा लेंस को जोड़ने का मेन पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैं इमेज को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर सकूं। इमेज बहुत ज्यादा मैग्नीफाई तभी होगी जब वो मैग्निफिकेशन, मान लो एक लेंस की 2 है दूसरे की 3 है, तो यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन कितनी मिलेगी 6, ठीक है।
तो ये सब चीजें आपको समझ आएगी धीरे धीरे, ये बातें प्रैक्टिकल है, मैंने प्रूफ करी है, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन वाली बात मैं आपको जब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को लिख लो जरा एक बार। अगर आप इन रिजल्ट को लिख चुके हो बच्चों, तो मैं आपको देखो कुछ और केसेस सिखाता हूं, कुछ और केसेस सिखाता हूं। इफ कन्वेक्स एंड कनकेव आर इन कॉन्टेक्ट, कनकेव कन्वेक्स का एक बार सिस्टम देखे आपस में। मान लो ये कन्वेक्स को किसी कनकेव लेंस के साथ मैंने जोड़ दिया, और मैं ऐसा बोल देता हूं कि बेटा कि फोकल लेंथ कन्वेक्स की कितनी है, +10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कनकेव की कितनी है, -10 सेंटीमीटर। समझदार को इशारा काफी। तो इसकी पावर क्या होगी, इस कॉम्बिनेशन की पावर होती है P1 + P2, और बेटा मुझे नजर आ रहा है कि जितनी ये वाली पावर पॉजिटिव होगी उतनी ये वाली पावर नेगेटिव होगी, तो नेट कॉम्बिनेशन की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो जब भी आप ऐसा सिस्टम बनाओगे कि एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस जिनका फोकल लेंथ बिल्कुल सेम है, उनकी पावर भी डेफिनेटली सेम आएगी, तो लाइट रे आएगी तो सही, लेकिन वो सीधी सीधी निकल जाएगी। इट हैज नो एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस एंड नो एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस। इफ यू टेक लाइक दिस, F1 = F2, दोनों का नेचर भी अपोजिट है भाई, ठीक है। यही सिस्टम मान लेते हैं कि भाई इसके लिए मैं बात कर रहा हूं F2 और इसके लिए बात कर रहा हूं F1। यही सिस्टम देखो, यही सिस्टम, इसको आप पहले नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो, इतना जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? चलो, अगर यही सिस्टम कुछ ऐसा होता, F1 > F2, F1 > F2 का मतलब क्या हुआ, पावर 1 की जो है वो लेस देन हो गई पावर 2 की से, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। तो मुझे ऐसा, इसके लिए पावर P1 है, इसके लिए पावर P2 है, मुझे लगता है कि P2 पावर डोमिनेंट हो गई। अगर P2 पावर डोमिनेंट हो गई है भाई, तो ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम जो है ना कुछ ऐसे बिहेव करेगा, ये सिस्टम जो है ना कुछ ऐसे बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग। क्योंकि अगर आपने कन्वेक्स की फोकल लेंथ ज्यादा ले ली और कनकेव की फोकल लेंथ कम ले ली, तो यानी कि जो डोमिनेंसी है, जो पावर है, वो पावर, देखो इसको एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। फोकल लेंथ हम कन्वेक्स की ले लेते हैं बच्चों 100, ठीक है। कनकेव की ले लेता हूं मैं सिर्फ 50, ठीक है। कन्वेक्स की 100, कनकेव की 50। इससे पावर ऑफ कन्वेक्स क्या आएगा, 1 में 100। अच्छा, सेंटीमीटर में ले रहा हूं इसको भी चलो सेंटीमीटर में ले लेता हूं, तो 100/100 लिख दूं कन्वेक्स के लिए, तो कितनी आएगी बेटा, 1 डायोप्टर। ओके, तो कनकेव के लिए कितनी आएगी, देखे पावर ऑफ कनकेव बेटा, पावर ऑफ कनकेव आएगी 100/50, लेकिन नेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव लूंगा। साइन कन्वेंशन अगर देखूं, साइन कन्वेंशन के साथ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -2 डायोप्टर। तो बेटा जो पावर आई वो एक्चुअल में क्या आई, 1 - 2 = -1 डायोप्टर। पावर का नेगेटिव आना मुझे बता रहा है कि सिस्टम डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर इस केस को रिवर्स करके सोचते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। इस केस को अगर मैं ऐसे सोचूं, अब इस केस को बच्चों अगर मैं ऐसे सोचूं कि जो फोकल लेंथ अब कन्वेक्स की है वो है 50 सेंटीमीटर और कनकेव की कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर। इस केस में मैं बोल रहा हूं कि जो फोकल लेंथ F1 है वो लेस देन अब F2, यानी कि पावर P1 जो है ग्रेटर देन P2 हो जाएगी। और जो सिस्टम है इस बार बेटा इस सिस्टम ने कैसा बिहेव करना है, कन्वर्जिंग नेचर, ऐसा बिहेव करना है, ठीक है। इट विल बिहेव कन्वर्जिंग, और डेफिनेटली जो नेट पावर आएगी वो +1 डायोप्टर आएगी। सोल्व करके देख लेना। तो ये कुछ बातें बच्चों जो आपको आनी चाहिए, है ना। कंसेप्ट के साथ साथ कुछ कंसेप्चुअल बातें आनी चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ के लिए मोटिवेट करता हूं कि बेटा आप सिर्फ कंसेप्ट्स को पकड़ो, कंसेप्चुअल पर जाओ। क्योंकि अगर आप टीचर अगर क्वेश्चन को घुमाएगा तो वो कंसेप्ट से बाहर तो कभी नहीं जाएगा। लैंग्वेज से बाहर, आपकी एनसीईआरटी लैंग्वेज से बाहर जा सकता है, आपकी हेल्प बुक में जो क्वेश्चन है उनसे बाहर जा सकता है, लेकिन कंसेप्ट से बाहर कैसे जाएगा। और जब आपको कंसेप्ट ही आ जाएगा तो आप क्यों क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज होंगे, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को अलग एंगल से देखना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस में क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। अगर यहाँ पर एक और, अच्छा सोचो, दिमाग में आना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पर मैं एक और ये वाला लेंस लगा दूंगा तो सिस्टम, ये मान लो यहाँ पर क्या एक F3 एक और फोकल लेंथ वाला हमने क्या एक सिस्टम ऐसा लगा दिया, तो देखो आपको पता है तो पावर क्या हो जाएगी। देख इस पर्टिकुलर केस में P1 - P2 + P1 है ना।
अगर एक और कनकेव लगा दूं यहां पर ले, क्या हो जाएगा उससे एक और माइनस पी, अच्छा P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4। बस नेचर देखो, ऐड करते जाओ, कॉम्बिनेशन को सोल्व करना कोई मुश्किल थोड़ी है, बस साइन कन्वेंशन जरूर लगाना। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, फिर कुछ और बातें देखते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन आपको ये नजर आ रहा है ना मेरे तरफ से, इसको 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। ये आपकी एनसीईआरटी बैक का क्वेश्चन है, सबसे इंपोर्टेंट। पहली बात तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कई चीजें समझ आएगी, खुलकर समझ आएगी एक्चुअल में। ठीक है, यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि 3 लेंसेज है आपस में। हाँ, ये आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। इनके बीच में कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं गैप है। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कन्वेक्स लेंस L1, कनकेव लेंस L2, एक और कन्वेक्स लेंस L3। इस लेंस और इस लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है। दूसरे और तीसरे लेंस के बीच का सेपरेशन बेटा 10 सेंटीमीटर है। पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ है +10, दूसरे वाले की -10, तीसरे वाले की +30 सेंटीमीटर में है। आपको बताना है कि बेटा जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बनेगी। करे क्वेश्चन को, चलो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन सिर्फ ये लिख लो, बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, चलो तो मुझे ये समझ आ रहा है बच्चों, सबसे पहले लेंस 1 को समझते हैं। ठीक है, देखता हूं क्या एंगल में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं साइड में करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहां पर 4L1। लेंस 1 के लिए क्या कहानी है भाई, लेंस 1 के लिए कहानी है कि यहां से कहीं इमेज जाएगी, मतलब यहां से कहीं ऑब्जेक्ट जाएगा ऐसे, रेज। जब रेज यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना ले रहा हूं मैं, रेज जा रही है इधर की तरफ, यानी कि ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव, u कितना आ जाएगा बेटा -30। u कितना आ जाएगा -30। v कितना है, v तो निकालना है भाई, और f कितना है, फोकल लेंथ बेटा +10। तो अगर मैं v निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देख 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है, 1/f = 1/v - 1/u। मुझे v निकालने तो पहले v के लिए फॉर्मूला ड्राइव करता हूं, 1/f + 1/u। ठीक है, तो 1/v = 1/f, फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10, तो 1/10 पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, u नेगेटिव लेना है तो माइनस। अच्छा क्या मैं, हाँ यहां पर देखो, यहां पर मैं नेगेटिव से नेगेटिव बनाकर पॉजिटिव कर ही चुका हूं इसको। देखो ये -1/u था, तो पॉजिटिव तभी होना जब मैंने इसको क्या लिया, नेगेटिव पुट कर दिया, यानी कि कितना आ जाएगा +1। देखो ये कुछ ऐसे है, ये माइनस चलाते रहो यहां पर, ये ऐसे बन जाएगा -1/30, तो पॉजिटिव। तो जब मैं सोल्व करूंगा बच्चों, एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा कितना 3 + 1, राइट, दिस विल बी 1/v। तो मुझे लगता है ये वैल्यू आएगी 1/f। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने इसमें, हमने 1/v निकालना है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ हो गई यहाँ पर, गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये आना था ऐसे। जब मैंने u को इधर पुट किया तो +1/u आ गया, और मुझे u जब नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा -1/30। तो सोल्व करने में बेटा ये ऐसे बनेगा 3 - 1, यानी कि 2/30। बेटा जो v की वैल्यू है वो कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। इससे ये कहानी समझ आ रही है कि अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर दूर बन रही है। 15 सेंटीमीटर दूर बनने का मतलब ये है कि जो बेटा इमेज बन रही है वो यहां पर कहीं बन रही है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये। ठीक है, अब जो ये इमेज बन रही है इस लेंस के लिए बेटा, जो ये इमेज है ना, मैं लिख देता हूं यहां पर। अच्छा इस कहानी को प्लीज नोट डाउन कर लो जल्दी से, क्योंकि मैं इसी में सब कुछ चलाऊंगा अब। इसको प्लीज नोट डाउन करो। हमने ये निकाल लिया कि भाई पहले लेंस के लिए इमेज कहां पर बन रही है, कहां पर बन रही है, इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर। तो इसको मैं रब कर रहा हूं अभी। ठीक है, लेंस 1 की कहानी खत्म। अब मुझे पता है कि पहले लेंस के लिए मैं सोल्व कर चुका हूं, इसके लिए बेटा v कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि राइट साइड में यहां पर इमेज बन रही है। अब ये वाली जो इमेज है मैं लिख देता हूं, इमेज ऑफ लेंस 1 वो लेंस 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। लेंस 2 को लगेगा ऑब्जेक्ट कहीं यहां से आ रहा है, रेज यहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो ये पड़ा। तो अब यहां पर समझ, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो रेज जाएगी इस तरफ, इस ऑब्जेक्ट, देखो मैं यहां लिख रहा हूं इमेज ऑफ लेंस 1 बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर
L2। तो लेंस से दूरी कितनी है ऑब्जेक्ट की, देख इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इससे 10 सेंटीमीटर दूर, अरे इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 15 माइनस ये वाला 5 कर दो, 15 माइनस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। फिगर को देख के भी पता लग रहा है लेकिन फिर भी लिख देता हूं। और इस बार ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, ऐसा नहीं है कि राइट साइड में पड़ा है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में नहीं है, यहां से रेज ऐसे निकलेगी, तो इसलिए अब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव, राइट। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है 1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना है मैंने, माइनस 1/10। अब माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस तो लेना नहीं मैंने, तो 1/v एज इट इज। और फोकल लेंथ कितनी है बेटा, फोकल लेंथ भाई, फोकल लेंथ कितनी है, -10 लिखा हुआ है वहां पर, तो -10, ठीक है, फोकल लेंथ। अब ना एक बात आपको बताऊं, देखो 1/v कितना आ रहा है, 1/10 प्लस मतलब -1/10 प्लस 1/10 0 आना भी था। क्यों, क्योंकि अगर फोकस पर से रेस को मैं यहां पर भेजूंगा, फोकस पर से अगर मैं रेस को यहां पर भेजूंगा, देखो 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट, कनकेव से 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो पहले लेंस की इमेज है, अगर 10 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट और उसकी फोकल लेंथ भी 10 है, तो जब ऐसे भेजूंगा तो रेस क्या हो जाएगी बेटा, रेस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, अरे पैरेलल हो जाएगी रेस। देखो ना, इसने इमेज बनाई यहां पर, इसके लिए ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी कितनी है 10, तो रेस जब यहां से इसकी तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, इन्फिनिट की तरफ मुड़ जाएगी, यही तो है। देखो ये कितना आ जाएगा, सोल्व करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 0 किसके इक्वल है, 0 1/v के इक्वल है, तो v कितना आ गया, इन्फिनिटी, यानी कि जो सेकंड लेंस है ये इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, इन्फिनिटी पर इमेज बनाएगा। दूसरी वजह बताऊं इन्फिनिटी पे इमेज बनाने की, दूसरी वजह बताऊं, ये तो चलो मैंने कैलकुलेट कर दिया, मैं इसको देखते भी बता सकता था। ये +10 ये -10, इनकी पावर क्या होती, कहां पर इसको कन्वर्ज करते, इनफाइनाइट पर, कर तो दिया इनफाइनाइट पर, इमेज कहां पर बन रही है, इनफाइनाइट पर। +10 -10 +10 -10, अगर इसका मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लूं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगा, 1/10 माइनस 1/10 0, खत्म, मतलब फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ गया, सॉरी 1/10 माइनस 1/10 रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है, ठीक है। चलो अब आखिरी लेंस की बात करें, आखिरी लेंस को क्या लगेगा, आखिरी लेंस को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पड़ा है। अब कॉमन सेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पड़ा है आखिरी लेंस के लिए, 4 लेंस 3, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आखिरी मतलब जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है उससे जब रेज आएगी तो रेज देखो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और यही इनफाइनाइट से रेज किसकी तरफ आएगी, इसकी तरफ, तो इनफाइनाइट से रेज जब चलकर इस पर गिरेगी, कैसे गिरेगी, पैरेलली तो गिरेगी, और ये कहां पर कन्वर्ज करेगा, पैरेलल रेज ऑलवेज कन्वर्ज, पैरेलल रेज ऑलवेज कन्वर्ज एट फोकस, कौन सा फोकस, सेकंड फोकस। तो यहां पर अगर आप u को ले रहे हो इनफाइनाइट और v को आप निकालना चाह रहे हो, और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर पड़ा होता है किसी भी कन्वेक्स लेंस के लिए, तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, उसकी इमेज बनती है बेटा फोकस पर। कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। तो यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, +30 सेंटीमीटर। मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, राइट साइड पे बनेगी और यहां पर बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन आपको इसी में करवा दिया है। इसको मैं दोबारा से रिकॉल करता हूं, ऑब्जेक्ट यहां पर था, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, फोकल लेंथ 10, इमेज कहां पर आई, फर्स्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर, यानी कि फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो राइट साइड पे पड़ा है। जब राइट साइड पे ऑब्जेक्ट को देखा तो वो तो फोकल लेंथ के ऊपर ही पड़ा है, अरे वो तो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही पड़ा है, और प्रिंसिपल फोकस से जब रेज निकलेगी इधर की तरफ तो उसने सीधा ही तो होना है, रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग सीधा ही तो होना है। तो यानी कि सेकंड वाले लेंस की जो इमेज चली गई इनफाइनाइट पर, अब जो इनफाइनाइट पर इमेज बनी सेकंड लेंस की वो तीसरे लेंस के लिए क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट से रेज गिरेगी इसके ऊपर आकर, तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ज, और कन्वर्ज कर देगा तो कहां पर कन्वर्ज करेगा, फोकस पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन मेरी तरफ से 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया तो आप ऐसे से कई क्वेश्चंस कर सकते हो यार,
इसको जल्दी से लिखो, जज्बाती कर दिया इस क्वेश्चन ने। तो बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, और मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, मुश्किल वाला क्वेश्चन तो खैर मैंने करा दिया आपको। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कहानी को मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर कि भाई ये तो है कन्वर्जिंग लेंस और इसके साथ रखा है कोई डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है जी, कहानी में ये तो दो हीरो हो गए, और ऐसा बोला गया है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो हमको पता है 25 सेंटीमीटर। जब भी मैं किसी रियल ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखता हूं इस कॉम्बिनेशन से, तो वहां पर उस पार मुझे 5 गुना बड़ी इमेज मिलती है। बस ये बोल रहा है कि एक बड़ी सी इमेज बनती है जो कि 5 गुना है, 5 टाइम्स। इस इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कि जो लेंस आपने ये रखा हुआ है कन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ क्या है और पावर क्या है, बस यही बताना है आपने। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखा इस कॉम्बिनेशन से तो 5 गुना बड़ी इमेज बनी, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ ही है, तो सेकंड फोकल लेंथ क्या होगी इसकी कन्वेक्स की? ऑप्शंस आर 10 सेंटीमीटर 10 डायोप्टर, 20 सेंटीमीटर 5 डायोप्टर, 50 सेंटीमीटर 2 डायोप्टर एंड 5 सेंटीमीटर 20 डायोप्टर। आई होप आपको क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसको कर लोगे आप, और मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर करते हैं बच्चों। ऑप्टिक्स के अब 7-8 लेक्चर जा चुके हैं। हाँ, हमारा अब ये बोल सकता हूँ कि 60% तक रिफ्रैक्शन पार्ट हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन में हम शायद 4 लेक्चर्स और दूर है इसको ख़त्म करने से। तो हाँ, लेक्चर थोड़े लेंथी जरूर हो रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन कंसेप्ट आपको इन्हीं लेक्चर से मिलेंगे। इस बात का कोई मज़ा नहीं है कि मैं आपको आधा अधूरा कंसेप्ट पढ़ाऊँ, आधे अधूरे क्वेश्चंस कराऊँ और लेक्चर को जल्दी ओवर कर दो। थोड़े से एफर्ट आपको करने पड़ेंगे ऑप्टिक्स में, और नोट्स अच्छे अच्छे बनाने पड़ेंगे। मैं बार बार एक ही बात पे फोकस करूंगा कि नोट्स नोट्स और नोट्स के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो, पेंसिल से डायग्राम्स बनाओ, और एक एक चीज़ को ध्यान रखना ऑप्टिक्स में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों, और अगेन अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, गाड़ी रुक गई है बिल्कुल, 665 सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी। तो आपके घर में कितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, जिन भी लोगों से आप मिल रहे हो, जो भी लोग आपके घर में रहते हो, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सभी से सिर्फ 2 मिनट के लिए फ़ोन मांगो और सब्सक्राइब कर दो। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।